हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 176। इतना भी मत देखो जान की शादी बाद में हो और फर्स्ट नाइट अभी मन जाए। अब आगे अयान के इस तरह करने से शिवानी को अब अयान से डर लग रहा था। अब शिवानी को अच्छे से समझ आ रहा था कि अयान अब तक शांत क्यों था। तभी शिवानी ने अयान के कंधों पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने लगी। ये देखकर अयान की आंखें सर्द हो गई। ये देखकर अयान ने शिवानी को घूरा तो शिवानी ने अयान को धक्का दिया, जिससे अयान उससे दूर हो गया और शिवानी गाड़ी के सीट से एकदम चिपक कर बैठकर बोली, तुम कुछ नहीं करोगे अयान। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा और शिवानी को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। फिर अयान ने अपने शर्ट की बाजू के बटन खोले और उन स्लीव्स को फोल्ड करने लगा और अपने गले से भी 2-3 बटन खोलना लगा। ये देखकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। तभी गाड़ी अचानक एक जगह आकर रुक गई। ये देखकर शिवानी बाहर देखने लगी, पर गाड़ी के शीशे काले होने के कारण बाहर का कुछ भी दिख नहीं रहा था। तभी अयान शिवानी के कान के पास आकर एकदम सर्द आवाज में बोला, लेट्स प्ले माई वाइल्ड कैट। ये सुनकर शिवानी झटके से अयान की तरफ मुड़ी तो दोनों की नाक आपस में छू गई। यह महसूस कर शिवानी पीछे हटने लगी, पर अफसोस पीछे जगह ही नहीं थी। ये देखकर अयान स्मर्क करने लगा और फिर पीछे होकर बैठ गया और गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और फिर शिवानी की तरफ आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। ये देखकर शिवानी डरते हुए बाहर आई, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अयान ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। वह रेस्टोरेंट बेहद ही खूबसूरत था। सभी अयान और शिवानी को देख रहे थे। अयान इस समय बेहद हॉट लग रहा था। उसका सीना उसकी शर्ट में से झांक रहा था, जो उसको बेहद कातिलाना बना रहा था। शिवानी तो उसके साथ खींची जा रही थी। अयान शिवानी को लेकर रेस्टोरेंट के बैक साइड आया। वहां पर कोई भी नहीं था। उस जगह को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। फिर अयान ने शिवानी का हाथ छोड़ा और बोला, बैठ जाओ, पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी, तो अयान ने शिवानी की आंखों में देखते हुए अपने होठों को काट लिया। ये देखकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी अयान अपनी जगह से खड़ा हुआ, तो शिवानी उसे कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। अयान ने शिवानी को भी अपने साथ खड़ा कर दिया, तो शिवानी अयान को देखने लगी। अयान शिवानी की आंखों में बेहद जुनून से देखने लगा। ये देखकर शिवानी अपनी नजरें इधर से उधर करने लगी। ये देखकर अयान तिरछा मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं पता था मेरी वाइल्ड कैट इतना शर्माती है। ये सुनकर शिवानी ने अयान को देखा और बोली, अयान तुम गलत कर रहे हो। इससे अच्छा है तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर अयान ने शिवानी को कमर से पकड़कर खुद से एकदम चिपका लिया और बेहद सर्द आवाज में बोला, माय वाइल्ड कैट, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? ये सुनकर शिवानी ने अयान को घूरा और बोली, हाथ तो लगा कर दिखाओ, तोड़ दूंगी तुम्हारे हाथों को। ये सुनकर अयान ने स्मर्क करते हुए शिवानी को पलट दिया और शिवानी की गर्दन पर अपनी नोज को रब करते हुए एकदम जुनून से बोला, माय वाइल्ड कैट, तुमने मेरे साथ एक गेम खेला, तुम बिना मुझे बताए यहाँ आ गई, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। ये सुनकर शिवानी एकदम चुप हो गई। ये देखकर अयान डेविल स्माइल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और कशिश इस समय शांत सी जगह पर थे। वो एक गार्डन था जो कि एक घर के पीछे था। कशिश तो मुस्कुराते हुए बस ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। तभी कशिश को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपीश महसूस हुई। यह महसूस कर कशिश ने अपने साइड देखा तो उसे ऋषि दिखा, जो उसे बेहद ही मदहोशी से देख रहा था। ये देखकर कशिश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ये देखकर ऋषि की आंखें सर्द हो गई। फिर ऋषि ने कशिश की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचकर बोल, क्यों जान, क्या इतना बुरा हूं कि तुम देखना भी नहीं चाहती हो? ये सुनकर कशिश ऋषि को देखकर शांत भाव से बोली,
आपकी आखिरी बार की गई हरकत से मैं पूरी तरह डर चुकी हूँ ऋषि। तो इसलिए आज मैं आपको यही कहने आई हूँ कि मैं आपको नहीं झेल सकती, आपकी जुनूनियत मुझसे नहीं झेली जाएगी। आप सारे दोस्त असल में हैवान हैं जो किसी को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि डेविल स्माइल करने लगा। ये देखकर कशिश कंफ्यूज होकर ऋषि को देखने लगी। फिर ऋषि ने आगे बढ़कर झटके से कशिश को अपनी गोद में उठा लिया और वही गार्डन में एक बेड पर लेटा दिया। उसे बेड के आसपास पर चारों तरफ से पर्दे लगे हुए, जिससे अंदर का नजारा बिल्कुल नहीं दिख सकता था। ये देखकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी तो ऋषि ने कशिश की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। ये देखकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये देखकर कशिश दूसरी तरफ से भागने को हुई तो ऋषि ने कशिश को पकड़कर वापस बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। ये देखकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। फिर कशिश हड़बड़ाते हुए बोली, ऋषि आप कर क्या रहे हैं? आपको समझ भी आ रहा है? कशिश की बात सुनकर ऋषि एकदम सर्द आवाज में बोला, क्यों जान, आज तुम्हें मैं अपने जुनूनियत ही दिखा दूं। उस शाम के बाद तुम्हें मैं हैवान दिखता हूँ, तो हैवान की हैवानियत तो दिखानी पड़ेगी ना। इतना कहकर ऋषि बेहद खतरनाक तरीके से कशिश को देखने लगा। तो कशिश डर से ऋषि को देखने लगी और बोली, इसलिए हम आप लोगों से दूर भागती हैं। आपकी इस तरह की हरकतें हमें डरा देती हैं। ये सुनकर ऋषि कशिश के ऊपर एकदम झुक गया। इतना कि दोनों को एक दूसरे की सांसें खुद पर महसूस होने लगी। ये देखकर कशिश ऋषि को देखने लगी। तो ऋषि स्मर्क करते हुए बोला, जान, अभी तुम हम तीनों के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। अगर हम अपना असली रूप दिखाएंगे ना तो तुम तीनों की यह जो हरकतें हैं ना वह बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये सुनकर कशिश ने एक नजर ऋषि को घूरा और दूसरे ही पल कशिश ने ऋषि को बेड पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखकर एकदम सर्द भाव से बोली, आपको क्या लग रहा है कि हम अभी भी कमजोर हैं? तो आप भूल रहे हैं कि हम सिया के दोस्त हैं, तो उसने अब हमें अच्छे से ट्रेन कर दिया है कि कैसे बदतमीज लोगों से बचना है। कशिश के इस रूप को देखकर ऋषि कशिश को अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देखने लगा। फिर ऋषि ने तिरछा मुस्कुराकर कशिश की कमर को पकड़ लिया और एकदम मदहोशी से बोला, मुझे ये पोजीशन बड़ी पसंद आई है। ये सुनकर कशिश कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋषि ने दोबारा कशिश को पलट दिया और इस बार ऋषि ने कशिश के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा दिया। ये देखकर कशिश ऋषि से छूटने लगी। तो ऋषि स्मर्क करते हुए बोला, जान, कोशिश करना बेकार है। ये देखकर कशिश जैसे ही अपना पांव उठाकर ऋषि को मारने को हुई, उससे पहले ही ऋषि ने कशिश के दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच जकड़ लिया और बोला, जान, ये क्या कर रही हो तुम? इससे हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर कशिश गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे ऊपर से उठो। ये सुनकर ऋषि कशिश की आंखों में देखते हुए उसके होठों को देखते हुए बोला, ऐसे कैसे, इतने दिनों की कसर को तो थोड़ा सा पूरा तो कर लूं जान। ये सुनकर कशिश ऋषि को देखने लगे तो ऋषि ने बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर कशिश के होठों पर अपने होंठ रख दिए। यह महसूस कर कशिश ऋषि को धक्का देने के लिए हिलने लगी, पर ऋषि तो बेहद मोहब्बत से कशिश के होठों पर किस कर रहा था। कशिश की हरकत को देखकर ऋषि ने अपने शरीर का भार कशिश पर छोड़ दिया। अब कशिश हिल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर कशिश शांत हो चुकी थी, पर ऋषि बेहद मोहब्बत से कशिश को अपनी मोहब्बत के आगोश में ले रहा था। 20 मिनट बाद जाकर ऋषि ने कशिश के होठों को छोड़ा और एकदम मोहब्बत से बोला, जानता हूँ राघव और सिया के रिश्ते को देखकर तुम्हें डर लग रहा है, पर जान, तुम भी भूल रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वह भी जुनूनियत वाली। तो इस तरह दूर जाने की प्लानिंग करना छोड़ दो और हाँ, हम जल्दी शादी करने वाले हैं और इस पर मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये सुनकर कशिश गुस्से से ऋषि को देखने लगी। तो ऋषि कशिश की आंखों में देखकर कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, इतना भी मत देखो जान की शादी बाद में हो और फर्स्ट नाइट अभी मन जाए। ये सुनकर कशिश ऋषि को गुस्से से घूरने लगी तो ऋषि कशिश के बगल में लेट गया। ये देखकर कशिश उठने लगी।
तो ऋषि ने कशिश को अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर बोला, जान, अगर हिली ना तो दोबारा वैसे ही आ जाऊंगा और फिर वैसे ही सो जाऊंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश मन मार कर वैसे ही ऋषि के पास लेट गई। थोड़ी देर बाद कशिश को ऋषि की सांसें महसूस हुई तो कशिश ने अपना सर ऋषि के सीने पर रख लिया और धीमे से बोली, क्या करूं ऋषि, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ दोस्त है तो दूसरी तरफ मोहब्बत, किसको चुनूं। इतना कहकर कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये महसूस कर ऋषि आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुरा दिया। फिर ऋषि ने कशिश को कमर से बेहद कसकर पकड़ लिया और जुनून से अपने मन में बोला, नहीं जान, अब मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, वो भी हमेशा के लिए, और मैं जानता हूँ कि ये सब कैसे होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ऋषि स्मरण करने लगा और कशिश को अपनी बाहों में भरकर आराम से सो गया। वहीं तीसरी तरफ यहाँ तो सबसे बवाल माहौल था। ईशान और वंशिका एक हॉट एयर बैलून में थे। वंशिका गुस्से से ईशान को घूर रही थी, क्योंकि वंशिका के सारे बाल उड़ उड़कर उसके मुंह पर आ रहे थे और ये देखकर ईशान हंस रहा था। तभी वंशिका चिल्लाते हुए बोली, चिलगोजे, अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और यह कैसी जगह ले आए हो तुम मुझे। इतना कहकर वंशिका अपनी ड्रेस को नीचे खींचने लगी, क्योंकि वह भी हवा की वजह से ऊपर उड़ रही थी। ये देखकर ईशान तिरछा मुस्कुराते हुए वंशिका की तरह बढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। वंशिका जो अपनी ड्रेस को नीचे खींच रही थी, वह ईशान की बात सुनकर झुझलाते हुए बोली, क्यों लाए हो। ये सुनकर ईशान ने वंशिका की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचकर एकदम मदहोशी से बोला, क्योंकि यहाँ से तुम कहीं भी भाग नहीं सकती हो। अगर लड़ोई भी तो भी यहीं पर होगी, अगर प्यार करोगी तो भी यहीं पर। ये सुनकर तो वंशिका का दिमाग पूरा ही सुन्न हो गया। वंशिका ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो सच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वंशिका यहाँ से साइड होकर बच पाए। तभी वंशिका ने ईशान को देखा तो पाया ईशान बेहद खतरनाक तरीके से उसे देख रहा है। ये देखकर वंशिका अपने मन में बोली, ये तो आज मुझे अपना डिनर बनाकर ही रहेगा। पर ईशान की बात सुनकर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 177। मैं तो तुम्हारे साथ ऐसी वैसी सब प्रकार की हरकतें करूंगा बेबी। अब आगे। तभी ईशान वंशिका के कान के पास आया और एकदम मदहोशी से बोला, नहीं बेबी, डिनर नहीं, फुल टाइप मील, और आज तो तुम्हारी हॉटनेस, ऊपर से यह ठंडी हवा, आज की रात बहुत हसीन होगी। इतना कहकर ईशान शरारती मुस्कान लेकर वंशिका को देखने लगा। ईशान की बात सुनकर वंशिका ने ईशान को गुस्से से घूरा और बोली, तुम मेरे साथ ऐसे वैसी कोई हरकत नहीं करोगे चिलगोजे, समझे तुम। ये सुनकर ईशान ने वंशिका के होठों पर अपना अंगूठा रखा और फिर वंशिका की आंखों में देखते हुए वंशिका के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसी वैसी सब प्रकार की हरकतें करूंगा बेबी। इतना कहकर ईशान शरारती मुस्कान लेकर वंशिका को देखने लगा। तो वंशिका चीखते हुए बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराकर बोला, चलो मत छोड़ना, पर पहले मैं अपना डिनर तो स्टार्ट कर दूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ईशान वंशिका के होठों की तरह बने लगा। तो वंशिका अपनी गर्दन को पीछे करने लगी। ये देखकर ईशान ने वंशिका की आंखों में देखा और फिर वंशिका के सर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया और फिर अपने होठों को वंशिका के होठों पर रख दिया। यह महसूस कर वंशिका ने ईशान की शर्ट को कस के पकड़ लिया, पर ईशान वंशिका के होठों पर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वंशिका भी किस का रिप्लाई देने लगी। तो ये देखकर ईशान किस में से ही तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर ईशान ने वंशिका की कमर में हाथ डालकर उसे बेहद करीब खींच लिया। ऊपर का माहौल ठंडा था, पर इस वक्त ईशान और वंशिका की मदहोशी ने इस माहौल को बेहद हॉट बना दिया था। 20 मिनट बाद जाकर ईशान और वंशिका एक दूसरे से अलग हुए। ईशान ने अपना सर वंशिका के सर से जोड़ लिया था। दोनों गहरी सांस ले रहे थे। ईशान ने अपनी आंखें खोली और वंशिका को अपने मदहोशी भरी निगाहों से देखने लगा।
2 मिनट बाद वंशिका ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें ईशान की आंखों से जा मिली। ईशान की आंखों के जज्बात पढ़कर वंशिका का दिल धक से रह गया। फिर वंशिका ईशान से दूर होने लगी। ये देखकर ईशान ने वंशिका की कमर पर अपनी पकड़ कस दी और उसे अपने करीब खींचकर मदहोशी से वंशिका के चेहरे को देखने लगा। यह महसूस कर वंशिका ईशान को देखने लगी, पर वंशिका से ज्यादा देर तक ईशान की आंखों में देखा नहीं गया। वंशिका ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और धीमे से बोली, ईशान प्लीज। वंशिका की इतनी धीमी सी आवाज सुनकर ईशान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वह धीमी से वंशिका की तरह बोला, क्या वंशिका? ईशान का इस तरह बोलना वंशिका को बेहद अजीब सा फील कर रहा था। वंशिका फिर अपनी धीमी सी आवाज में बोली, ऐसे मत देखो ना। ये सुनकर ईशान ने वंशिका को एकदम खुद से चिपका लिया, इतना कि दोनों की बॉडी आपस में छूने लगी। यह महसूस कर वंशिका ने ईशान के कंधों को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों को मिच लिया। तो ईशान बेहद प्यार से वंशिका के चेहरे को देखने लगा और अपने गर्दन को एक साइड करके वंशिका के चेहरे को देखते हुए मदहोशी से बोला, कैसे देख रहा हूं मैं तुम्हें? ये सुनकर वंशिका ने अपना सर ईशान के कंधे पर रख लिया, पर कुछ बोली नहीं। तभी वंशिका ने महसूस किया कि उसकी और ईशान की धड़कनें बिल्कुल एक समान दौड़ रही हैं। यह महसूस कर वंशिका ने ईशान के दिल वाली जगह पर हाथ रख लिया और ईशान की धड़कनों को महसूस करने लगी। वंशिका की हरकत को देखकर ईशान ने वंशिका के उस हाथ पर अपना हाथ रख दिया और धीमे से अपनी आंखें बंद करके बोला, इतना करीब आओगी ना तो छोड़ नहीं पाऊंगा। जो होना नहीं वह हो जाएगा, फिर कल तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ईशान की बात सुनकर वंशिका हैरानी से ईशान से दूर हुई और बोली, पागल हो तुम? उद्धरण चिन्ह। वंशिका की बात सुनकर ईशान वंशिका की आंखों में देखने लगा और फिर वंशिका को अपने करीब खींचकर बोला, इतने दिनों से तुमसे अलग हूँ, अब थोड़ा सा सुकून लेने दो। ये सुनकर वंशिका ईशान को डरते हुए देखने लगी। तो ईशान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बेबी अभी उन सब का टाइम नहीं आया है। पर ईशान को इस तरह बीच में रुकता हुआ देखकर वांशिक ईशान को देखने लगी। तो ईशान वंशिका के होठों को सहलाते हुए एकदम मोहब्बत से बोला, मोहब्बत की उस बारिश में आपको इस तरह अपने आगोश में लेंगे कि हम दोनों को ही कुछ और महसूस न हो तो सिर्फ एक दूसरे का एहसास। इतना कहकर ईशान वंशिका को देखने बेहद प्यार से देखने लगा और वही वंशिका को पकड़कर लेट गया। तो वंशिका ईशान से दूर होने लगी। ये महसूस कर ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़ा और खुद के करीब खींचकर बोला, अब इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही वंशिका अपने मन में बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ, आज इसके पास मौका था फिर भी। इतना कहकर वंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही एक घर में माही इस वक्त एक कमरे में घुसे हुई थी और वहां के लैपटॉप में छेड़छाड़ कर रही थी। माही खुद से ही चिढ़ते हुए बोली, अरे यार जल्दी जल्दी हो, एक तो डर भी लग रहा है, पता नहीं कब ये वैभव का बच्चा वापस आ जाए। पर तभी अचानक किसी ने माही को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। ये देखकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माही ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसकी हवा बिल्कुल ही टाइट हो गई क्योंकि सामने वैभव था, जो बेहद ही गुस्से से उसे घूर रहा था। ये देखकर माही मासूम सी बनते हुए बोली, अरे साहब मैं आपको ही ढूंढने आ रही थी। ये सुनकर वैभव स्मर्क करने लगा, जिसे देखकर माही की तो हवा ही टाइट हो गई। फिर वैभव ने माही को कमर से पकड़ा और उसे खुद के करीब खींचकर बोला, माही उर्फ रानी तो अब तुम्हारा खेल खत्म, नाउ इट्स योर पनिशमेंट टाइम बेबी। ये सुनकर माही ने नजर उठाकर वैभव को देखा और दूसरे ही पल वैभव को पलटकर दीवार के साथ लगा दिया और उसके माथे पर गन रखकर बोली, मिस्टर वैभव काम डाउन, इतना एंग्री होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? माही की हरकत को देखकर वैभव एक पल के लिए हैरान हो गया। फिर वैभव माही को देखकर गुस्से से बोला, मुझे तो तुम पर पहले दिन से ही शक था। ये सुनकर माही ने वैभव को घूरा और दूसरे ही पल अपने गले से चुन्नी निकालकर फटाफट फुर्ती से वैभव के हाथों को बांध दिया।
फिर माही वैभव से दूर होते हुए बोली, वह मेरा कसूर नहीं है। अब आप सब गेम खेल रहे तो मुझे भी तो कोई रोल प्ले करना पड़ेगा। और अब हिलना मत वरना तुम्हारे पैर भी बांध दूंगी। ओके। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही वापस से कंप्यूटर पर छेड़खानी करने लगी। वैभव चुपचाप आया और वही सोफे पर बैठ गया। माही काफी देर तक कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करती रही, पर कमबख्त कंप्यूटर हैक हो नहीं रहा था। लास्ट में माही ने एक बार फिर ट्राई किया तो वह सारा सिस्टम ही उड़ गया। ये देखकर माही झुंझला कर बोली, मैं यहाँ की बेस्ट हैकर हूँ और मुझसे ये हैक क्यों नहीं हो रहा है। इतना कहकर माही दोबारा कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ वैभव एकटक माही के चेहरे को देख रहा था। माही बेहद गोरी तो नहीं थी, पर उसकी आंखों में अलग सी ही कशिश थी। माही को से चिढ़ता हुआ देखकर ना चाहते हुए भी वैभव के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वैभव एकटक माही के चेहरे को देख रहा था, जहां उसके बाल बार बार आगे जाकर उसके गालों को छू रहे थे। ये देखकर माही को झुंझलाहट हो रही थी। वह बार बार उन्हें पीछे कर रही थी। ये देखकर वैभव ने बड़े आराम से अपने हाथ खोले और उठकर माही के करीब आकर खड़ा हो गया और बड़े आराम से माही के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर दिया। यह महसूस कर माही अनजाने में ही बोली, शुक्रिया, पता नहीं इन बालों की भी क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, पर यह न मम्मी की वजह से मुझे रखने पड़ते हैं, वरना मम्मी कहते हैं कि मैं लड़कियों की तरह कोई हरकत नहीं करती हूँ। तुम बताओ, लड़कियों की तरह हरकतें करने की क्या जरूरत है। पर उन्हें समझ आए तब ना, वह तो कहती है कि लड़कियों की खूबसूरती उनके बालों से होती है। अरे खूबसूरती गई भाड़ में, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, देखो सब झक मार के आते हैं। ये सुनकर वैभव माही को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि आज तक उसने माही को सिर्फ दो ही शब्द कहते हुए ही सुना था। माही को इस तरह बोलता हुआ देखकर वैभव समझ गया कि यह बहुत बोलती है। फिर माही उसी तरह बोली, अब तुम ही बताओ, अगर किसी लड़के को मुझसे शादी करनी होगी तो वैसे ही कर लेगा ना। अब मैं सांवली हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। भाई, अब उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी लाखों में खेलती है। पर अफसोस, हुनर की कोई कदर ही नहीं करता है, सब रंग के पीछे मरते हैं। वैभव ने जैसे ये सुना तो उसने झट से माही को कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। माही जो कंप्यूटर पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, उसे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। पर माही ने जैसे ही वैभव को देखा तो उसके आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अजीब नजरों से वैभव को देखने लगी और बोली, आप पागल हैं या फिर दिमाग में नुक्स है आपके। वैभव ने माही की बात को इग्नोर किया और माही की आंखों में देखते हुए एकदम शांत आवाज में बोला, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बेहद खूबसूरत हो। ये सुनकर माही ने अपने बालों को झटका बोली, बचपन से हूँ, कोई नहीं, बात नहीं है। चलो हटो, मुझे मेरा काम करने दो। एक मिनट, एक मिनट। इतना कहकर माही रुक गई और वैभव को देखने लगी। तो माही ने पाया कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। ये देखकर माही वैभव को गुस्से से देखने लगी, फिर बोली, तुम्हारे हाथ खुल गए, पर कैसे, मैं तो इतनी टाइट बांधे थे। ये सुनकर वैभव ने अपनी आंखें गोल घुमाए और बोला, एक्सक्यूज मी मिस माही, मैं कोई तुम्हें दूध पीता बच्चा दिखता हूँ? आई एम माफिया, समझी? तो इस तरह की हरकतें मुझ पर आजमा के तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। ये सुनकर माही ने अपने चीन के नीचे उंगली रखी और फिर वैभव को खुद से दूर करके बोली, ओके, तो तुम माफिया हो, राघव सिंह राठौर के दोस्त। अच्छा अच्छा। इतना कहकर माही असल में दरवाजे की तरफ जा रही थी। माही दरवाजा खोलकर बाहर जा पाती, उससे पहले ही वैभव ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी गर्दन को एक साइड करके उसे देखने लगा और एकदम सर्द आवाज में बोला, मिस माही, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ये सुनकर माही अपने मन में बोली, माही, यहाँ से निकल वरना ये पता नहीं क्या करेगा तेरे साथ। एपिसोड 178, अयान का डेविल रूप। अब आगे। तभी माही ने देखा कि उसकी प्लाजो का कपड़ा बाहर रह गया है। ये देखकर माही ने खुद को कोसा और धीरे धीरे करके उस कपड़े को अंदर लेने लगी। जब पूरा कपड़ा अंदर आ गया तो माही ने गहरी सांस ली।
पर तभी धड़ाम से वैभव ने वहां का दरवाजा खोला। असल में माही किचन के नीचे बनी हुई सेल्फ थी। माही ने जैसे यह महसूस किया तो उसने वैभव को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर माही मुस्कुराकर अपने हाथ को हिलाते हुए बोली, अरे मिस्टर वैभव, आप यहाँ कैसे हैं आप? ये सुनकर वैभव माही को ऐसे देखने लगा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर वैभव ने माही को गुस्से से घूरा और बोला, तुम बाहर आ रही हो या नहीं? ये सुनकर माही मुस्कुराते हुए बाहर आई तो वैभव ने उसकी कलाई को कस के पकड़ लिया। ये देखकर माही खुद को वैभव से छुड़वाती हुई बोली, आपको शर्म नहीं आती? जब देखो मुझे पर भड़कते रहते हैं। अच्छे से पेश आया कीजिए लड़कियों के साथ, वरना कोई शादी नहीं करेगी आपके साथ। पूरी उम्र कुंवारे मर जाएंगे। ये सुनकर वैभव जो आगे चल रहा था वह झटके से रुका और माही की तरफ मुड़ गया और एकदम खतरनाक तरीके से माही के ऊपर झुककर बोला, तुम हो ना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वैसे भी तुमसे कोई शादी करने वाला तो है नहीं। ये सुनकर माही चिढ़कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। आपके जैसे खड़ूस से शादी करने से अच्छा है मैं कुंवारी रह लूं। ये सुन के वैभव ने माही को घूरा और फिर उसे हाल में लेकर आया। फिर वैभव ने माही को सोफे पर धक्का दे दिया, जिससे माही ने गुस्से से पहले अपना चेहरा उठाया और गुस्से से चिल्लाते हुए मुड़ती हुई बोली, बदतमीज इंसान तुम्हारी ही। पर तभी माही के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वैभव उसके ऊपर झुका हुआ था और दोनों में बस 2 इंच का फासला था। ये देखकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर माही पीछे होने लगी ताकि दोनों में थोड़ा सा फासला हो सके। माही को हरकत को देखकर वैभव तिरछा मुस्कुरा दिया और माही के ऊपर उसी तरह झुकता हुआ बोला, क्या हुआ, कुछ बोल रही थी तुम? ये सुनकर माही ने वैभव को घूरा और बोली, तमीज से पेश आए मुझसे वरना। वैभव उसी तरह माही के ऊपर झुकते हुए बोला, वरना क्या? वैसे आज अच्छा टाइम है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। घर में कोई भी नहीं है और मुझे लगता कि वह जल्दी आने वाले भी नहीं है, तो क्या कहती हो तुम? इतना कहकर वैभव तिरछा मुस्कुराते हुए माही को देखने लगा तो माही ने गुस्से से वैभव को देखा और दूसरे ही पल अपनी कमर से गन को निकालकर वैभव के सीने पर रखकर बोली, हाथ भी लगाया ना तो ऊपर भगवान के पास चले जाओगे, तो चुपचाप पीछे हो जाओ। ये सुनकर वैभव ने एक नजर माही को देखा और फिर दूसरे ही पल माही के हाथों से गन ले ली। ये देखकर माही हैरानी से अपने खाली हाथों को देखने लगी। फिर माही ने वैभव को देखा जिसके हाथों में गन थी। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी तो वैभव माही के चेहरे पर उसे बंदूक को फेरते हुए एकदम खतरनाक तरीके से बोला, गन भी मेरी, बाजी भी मेरी और लड़की भी मेरी, तो बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ? इतना कहकर वैभव गन को माही के गले के पास ले आया और उसे नीचे की तरफ ले जाने लगा। तो ये देखकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह गुस्से से बोली, मैंने तो सोचा था कि आप एकदम सीधे साधे भोले भाले से हो, पर आप तो डेविल निकले। इतना कहकर माही गुस्से से वैभव को देखने लगी तो वैभव माही के ऊपर और झुककर बोला, तो तुमने गलत सोचा ना, इसमें मेरी क्या गलती है? अब डेविल बोल दिया है तो डेविल जैसी हरकतें तो कर दो। इतना कहकर वैभव माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा तो ये देखकर माही ने वैभव को एक जोरदार धक्का दिया और सोफे पर खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, अगर मुझे छुआ ना तो छोड़गी नहीं। मैं सिर्फ अपने पति के करीब जाऊंगी। अरे गहरे नथु के नहीं समझे तुम? ये सुनकर वैभव अजीब नजरों से माही को देखने लगा तो माही ने अपने चीन के नीचे अपने दोनों हाथ रखे और बोली, हे भगवान, मेरे पति को पता लगेगा कि मैं अपने किसी और को दे दी, वह बेचारा क्या सोचेगा? बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे दूर रहोगे, वरना तुम्हारे होठों को कोयले से जला दूंगी, समझे? ये सुनकर वैभव हैरानी से माही को देखने लगा और फिर वही सोफे पर बैठकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, नीचे बैठो। ये सुनकर माही वैभव को अजीब नजरों से देखने लगी और बोली, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूं तो? ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, तो कर लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर माही का मुंह बन गया और वह बोली, अभी क्या यहाँ पर कीर्तन करना है?
ये सुनकर वैभव ने शांत आंखों से माही को देखा, फिर बोला, तुम यहाँ क्यों आई थी? ये सुनकर माही ने वैभव को देखा, फिर बोली, ऑफ कोर्स तुम्हारी जासूसी करने, नॉट ए बिग डील। ये सुनकर वैभव ने माही को घूरा और बोला, तुमने अब तक जो भी प्रूफ इकट्ठे किए हैं वह लेकर आओ अपने कमरे से, और हाँ, कोई चालाकी कर मत करना। ये सुनकर माही अपने मन में बोली, बच्चू तुझे नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी माही नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही मासूम सा मुंह बनाकर बोली, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे? ये सुनकर वैभव सर्द भाव से बोला, बिल्कुल नहीं। जाओ जल्दी लेकर आओ। इतना कहकर वैभव माही को घूरने लगा तो माही चिढ़कर बोली, दरवाजा खोलोगे तभी जाऊंगी ना। ये सुनकर वैभव खड़ा हुआ और दरवाजे पर जाकर लॉक खोल दिया। तो माही और वैभव दोनों साथ में चलने लगे। फिर माही की नजर वहीं पास में खड़े एक लड़के के ऊपर चली गई, जो बाइक पर बैठ रहा था। ये देखकर माही ने वैभव को देखा, जो सीधा सर्वेंट रूम की तरफ जा रहा था। ये देखकर माही ने एक नजर वैभव को देखा, फिर दूसरे ही पल उसे धक्का दिया और फटाफट भागकर उस बाइक वाले के पास चली गई। फिर माही उसके पास पहुंचकर बोली, पीछे हटो। ये सुनकर वह बेचारा पीछे हट गया। तो माही फटाफट बाइक पर बैठी और बाइक को वहां से दौड़ा दिया। फिर माही स्पीड बढ़ाते हुए बोली, पीछे देखो कोई आ रहा है क्या? ये सुनकर उस लड़के ने पीछे देखा और बोला, नहीं कोई नहीं आ रहा है। ये सुनकर माही रिलैक्स हुई और बाइक को अपनी स्पीड से दौड़ने लगी। वह लड़का तो मन ही मन खुश हो रहा था। फिर वह लड़का माही की देखकर मुस्कुराकर बोला, क्या तुम मुझे पसंद करती है जो तुम मुझे इस तरह भगाकर लेकर जा रही हो? ये सुनकर माही ने कुछ भी नहीं बोला और थोड़ी देर बाद बाइक एक जगह पर आकर रुकी। उस लड़के ने जैसे ही उस घर को देखा तो उसकी हवाई टाइट होगी। वह माही को देखकर बोला, तुम यहाँ रहती हो? उस सिया के घर पर? इतन कहकर वो लड़का चुप हो गया तो माही मुस्कुराकर बोली, हाँ अच्छा है ना। ये सुनकर वह लड़का बोला, हे भगवान, इतनी खतरनाक लड़की के साथ ये लड़की रहती है। मैं तो भागा यहाँ से। इतना कहकर वह लड़का वहां से भाग गया। तो ये देखकर माही खुद से बोली, लगता है मैडम ने कुछ ज्यादा ही खौफ पैदा कर दिया है अपना। फिर माही मुस्कुराते हुए उस घर में चली गई। वहीं दूसरी तरफ वैभव अपने कमरे में बालकनी में खड़ा हुआ था। वैभव ने गहरी सांस ली और अपने फोन निकाला और उधर से शख्स ने फोन उठाया। तो वैभव शांत आवाज में बोला, वह ले गई है जो तुम उसे देना चाहते थे। ये सुनकर दूसरी तरफ जो कि राघव था, वह तिरछा मुस्कुराकर बोला, अच्छी बात है, ये गेम जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी मेरी स्वीटहार्ट मेरे पास आएगी। फिर मैं उसे अच्छे से बताऊंगा कि भगत सिंह राठौर से गेम खेलने का क्या मतलब होता है। ये सुनकर वैभव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, राघव वह टूट जाएगी। ये सुनकर राघव शांत आवाज में बोला, वो मैं देख लूंगा। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। एक कमरे में राघव इस समय चेयर पर बैठा हुआ था। राघव ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारा टूटना मुझे मंजूर नहीं। पहले तो मैं तोड़ना चाहता था ताकि तुम्हें मजबूत बना सकूं, पर अब की बार तुम्हारा टूटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम्हें सच को एक्सेप्ट करना होगा और मेरी बाहों में आना ही होगा। वही सिया का घर। माही मुस्कुराते हुए अंदर आई तो देखा सिया और शिवम बैठकर डिनर कर रहे हैं। ये देखकर माही मुस्कुराते हुए आई और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, अरे वाह, मतलब मैं सही टाइम पर आई हूँ। ये सुनकर शिवम ने माही को मुस्कुराकर देखा, फिर बोला, लगता है काम हो गया तुम्हारा। ये सुनकर माही ने मुस्कुराकर शिवम को देखा और फिर सिया की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल मिशन डन। माही ने अपने गले में से एक पेंडेंट को निकाला और उसमें से एक चिप निकाली। वह उसे सिया को देते हुए बोली, इसमें उसे जगह की लोकेशन है। ये सुनकर सिया ने माही को देखा और फिर उस चिप को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया माही, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। ये सुनकर माही ने अपने बालों को झटका, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, एक तगड़ी पार्टी चाहिए। ये सुनकर माही मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल।
फिर माही हल्की सी धीमी से बोली, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए सिया, जो तुमने उस दिन मुझे उन सब से बचा लिया था, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होता तुम्हें। अगर मैं नहीं आती तो कोई और आकर तुम्हें बचा लेता। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर सिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हैकर होगी। ये सुनकर माही मुस्कुराकर बोली, अरे मुझे बचपन से ही हैकिंग का बहुत शौक था। यूट्यूब पर देख देख कर ही मैंने ये सब को सीख लिया। ये सुनकर शिवम खाना खाते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि तुम तेज दिमाग की हो, पर हाँ एक कमी है तुम में। ये सुनकर माही मुंह बनाकर बोली, क्या? शिवम मुस्कुराकर बोला, कि तुम बोलती बहुत हो, पता नहीं इतने दिन वहां पर है कैसे रही। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही भी मुंह बनाकर बोली, अरे हाँ यार, वहां पर ना सब ठीक था, सभी अच्छे थे, पर वह वैभव, वो तो बड़ा जल कुकड़ा था, उसे तो शुरू से ही मुझ पर शक था। ये सुनकर सिया के खाते हुए हाथ रुक गए। उसने माही को देखा और बोली, उसे आज पता लग गया सब कुछ। माही मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल नहीं, उसे यही लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, पर उसे क्या पता लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, ये मुझे अच्छे से पता है। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, पर वह इतना भी बेवकूफ नहीं है। ये सुनकर माही सीरियस होकर बोली, ऐसी बात नहीं है सिया, असल मैंने उसके सामने जानकर नाटक किया कि मुझसे कंप्यूटर खुल ही नहीं रहा है, तो बस बाकी भगवान जाने। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों ने डिनर किया और तीनों वही सोफे पर बैठ गए और उन तीनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद शिवम और माही अपने कमरे में जा चुके थे, पर सिया अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। सिया ने ही उन दोनों को भेज दिया था क्योंकि वह दोनों थक चुके थे। तभी शिवानी और अयान की गाड़ी बाहर आकर रुकी। शिवानी की आंखें एकदम लाल थी और अयानो उसे डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। तभी अयान डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ माय वाइल्ड कैट, तुम्हें नीचे नहीं उतरना है? ये सुनकर शिवानी ने गुस्से से अयान को देखा, बोली, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया अयान। शिवानी की बात सुनकर अयान तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं कुछ ठीक करूंगा भी नहीं। अब जो होगा गलत ही होगा और अभी मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयान शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा तो शिवानी गाड़ी से निकालकर गुस्से से अंदर चली गई। ये देखकर अयान अपने चेहरे पर खतरनाक भाव लाकर बोला, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देता तुम्हें माय वाइल्ड कैट, तुमने गलती की थी तो सजा भी तो मिलनी थी। इतना कहकर अयान डेविल स्माइल करते हुए वहां से चला गया। एपिसोड 179, बस मेरी बन जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अयान शिवानी की शादी। अब आगे। शिवानी घर के अंदर आई तो उसकी नजर सिया पर चली गई, जो सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। शिवानी उसे देखकर रुक गई और अपने चेहरे को नॉर्मल करने लगी। तभी सिया शांत आवाज में बोली, जो हुआ है वह बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिया ने अपनी नजर उठाए और शिवानी को देखने लगी। तो शिवानी सिया के पास आई और उसके पास आकर बैठ गई। तो ये देखकर सिया शिवानी को गौर से देखने लगी। तो शिवानी ने अपनी नजर उठाए और तिरछा मुस्कुराकर बोली, सिया की स्टूडेंट हूँ, इतनी आसानी से हार थोड़ी मान जाऊंगी। ये सुनकर सिया भी तिरछा मुस्कुरा दी और बोली, तो तुमने काम कर लिया। ये सुनकर शिवानी ने अपना फोन निकाल और उसमें से कुछ सिया को सेंड कर दिया तो सिया सोचते हुए बोली, लगा ही था मुझे राघव की लोकेशन ट्रेस करना इतना भी आसान नहीं होगा, चलो कोशिश करती हूँ मैं। इतना कहकर सिया चुप हो गई। फिर सिया ने शिवानी को देखा और बोली, और क्या फैसला लिया है तुमने? ये सुनकर शिवानी ने सिया को देखा और बोली, उसने मेरे साथ मैरिज कर ली है। ये सुनकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती थी। अयान थोड़ा गर्म दिमाग का है, वह कुछ ऐसा ही करेगा, बाकी उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? ये सुनकर शिवानी ने सिया को देखा और मुस्कुराकर बोली, हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। तभी सिया ने शिवानी के होठों की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराकर बोली, पर होठों पर लगे हुए कट सब कुछ बता रहे हैं। लगता है मोहब्बत परवान चढ़ रही है।
इतना कहकर सिया ने शिवानी की आंखों में देखा और मुस्कुराने लगी। तो शिवानी ने अपने होठों को छुआ तो सच में उसे दर्द हो रहा था। फिर सिया शांत भाव से बोली, देखो शिवानी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो मर्जी करो, पर मुझे लगता है मुझे अब जाना पड़ेगा यहाँ से। ये सुनकर शिवानी सिया को कंफ्यूजन से देखने लगी। तो सिया ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। तो शिवानी शांत हो गई। थोड़ी देर बाद कशिश और वंशिका भी अंदर आई। कशिश तो ठीक थी, पर वंशिका की हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे बाल हवा में खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वह उड़े उड़े लग रहे थे। ये देखकर ना चाहते हुए सिया, कशिश और शिवानी तीनों खिलखिलाकर हंसने लगी। ये देखकर वंशिका चिढ़कर बोली, तुम तीनों मेरा मजाक बना रही हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ऊपर से वह चिलगोजा मुझे ऐसी जगह पर डेट पर लेकर गया। ये सुनकर शिवानी मुस्कुराकर बोली, कैसी जगह पर? वंशिका मुंह बनाकर बोली, वो मुझे हॉट एयर बैलून में लेकर गया था। तुम यकीन कर सकती हो, मेरी ड्रेस और मेरे बाल उड़ रहे थे। मैं तो पूरा टाइम इन्हें संभालती रह गई। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और बोले, चलो अच्छी बात है, सभी यूनिक है तो सभी अपना स्टाइल अपना रहे थे। फिर सिया ने तीनों को देखा, शांत भाव से बोली, देखो ये तुम तीनों की जिंदगी है, तुम जो फैसला करोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और वैसे भी मेरी उन तीनों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सिर्फ राघव की वजह से थोड़ा दुख होता है और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तीनों सिया को देखने लगी। फिर सिया सोफे से खड़े होकर बोली, स्टडी रूम में मिलो। इतना कहकर सिया वहां से स्टडी रूम की तरफ चली गई तो तीनों सिया के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम में सिया तीनों के सामने बैठी हुई थी और वह तीनों हैरानी से सिया को देख रही थी। तभी शिवानी गुस्से से बोली, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे, समझी? ये सुनकर सिया ने उन्हें देखा और बोली, शिवानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सुनकर वंशिका भी बोली, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे और वादा करते हैं हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़े करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प ही करेंगे। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और तीनों को देखा और बोली, तुम्हारी मर्जी। फिर तुम तीनों को उनका गुस्सा झेलने के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि यह बात उन्हें तो पता होगी नहीं तो वो तुम तीनों को ढूंढगे ही। ये सुनकर वह तीनों एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक साथ बोली, उनसे हम बाद में निपटेंगे, पहले हमारी दोस्त हमारे लिए पहले है, इसलिए हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर सिया ने तीनों को देखा और बोली, ठीक है, अभी जाकर आराम करो। इतना कहकर सिया अपने कमरे की तरफ चले गए तो वह तीनों भी अपने अपने कमरे में चली गई। कशिश का कमरा। कशिश ने कपड़े बदल लिए थे और रिलैक्स होकर बेड पर लेट गई थी। असल में ऋषि ने उसे उठाकर डिनर करवा दिया था और बाद में उसे घर छोड़ दिया था। कशिश खुद से ही मुस्कुराते हुए बोली, अगर वह चाहते तो मेरे साथ आज बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे उनके साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। इतना कहकर कशिश अपने और ऋषि के उन पलों को याद करते हुए सो गई। शिवानी का कमरा। शिवानी शीशे के सामने खड़े होकर अपने होठों को देख रही थी और वहां पर दवाई लगा रही थी। तभी शिवानी का फोन रिंग हुआ। तो शिवानी ने फोन उठाकर देखा तो अयान का फोन था। शिवानी जैसे ही फोन कट करने को हुई उससे पहले ही फोन पर मैसेज आया, जिसे पढ़कर शिवानी ने गुस्से से फोन को घूरा और फोन को उठाकर गुस्से से बोली, हेलो, तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो अयान? तुम में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? लड़कियों से किस तरह का बिहेव किया जाता तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। ये सुनकर उधर से अयान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, माय वाइल्ड कैट, तुम लड़की हो क्या? लड़कियों वाली तो तुम कोई हरकत नहीं करती हो, और हाँ, होठों पर दवाई अच्छे से लगाना, क्योंकि अब इन होठों को रोज सजा मिलने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह हैरानी से अपने कमरे के चारों तरफ देखने लगी। तो अयान उधर से तिरछा मुस्कुरा कर बोला, माय वाइल्ड कैट, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस वक्त क्या कर रही थी, तो इधर उधर मत देखो, चुपचाप अपने होठों पर दवाई लगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगली बार जब तुम्हें किस करूं तो इन होठों पर मुझे जख्म फिल हो।
फिर तुम्हें और दर्द हो। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर शिवानी मुंह बनाकर बोली, तुमने फोन क्यों किया था? ये सुनकर अयान बेहद खतरनाक तरीके से सर्द आवाज में बोलस, माय वाइल्ड कैट, मैंने इसलिए फोन किया था कि अब कोई भी हरकत मत करना, वरना अयान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आज तो सिर्फ शादी की है, अगली बार कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओके, अब मेरे सपने देखो और सो जाओ। इतना कहकर अयान ने फोन कट कर दिया। ये सब सुनकर शिवानी का मुंह खुला का खुला रह गया और वह गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए बोली, यह आदमी खुद को समझता क्या है, इसका तो मैं किसी दिन मुंह ही तोड़ दूंगी। तभी शिवानी का फोन दोबारा रिंग हुआ। ये देखकर शिवानी ने फोन को देखा तो दोबारा उसे अयान ही फोन कर रहा था। ये देखकर शिवानी ने फोन को पिक किया और अपने कान पर लगाया। तो उधर से अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त कोई वाइल्ड हरकत ही कर रही होगी, पर मैं भी तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मुझे तोड़ने का ख्याल सोच रही हो तो उसे भूल जाना। वैसे हम बहुत कुछ तोड़गे, पर साथ में शायद बेड, शायद टेबल, शायद। इससे आगे अयान कुछ बोल पाता उससे पहले शिवानी चीखती हुई बोली, बेशर्म इंसान, चुप कर जाओ तुम। वैसे तुम इतनी बेशर्मी लाते कहाँ से हो? ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, बस तुम्हें देखकर आ जाती हैं। ये सुनकर शिवानी ने गुस्से से फोन को घूरा और बोली, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, हाँ बेबी सो जाओ, क्या पता मैं तुम्हें आगे सोने ही ना दूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयान ने फोन कट कर दिया तो शिवानी फोन को ऐसे घूरने लगी जैसे वह अयान हो और उसे अभी तोड़ देंगी। फिर शिवानी ने खुद को शांत किया और आराम से बेड पर जाकर लेट गई। फिर शिवानी खुद से बोली, अयान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझसे से शादी करना चाहते थे तो बोलते मनाते, पर तुमने आज जो हरकत की है उसकी तो सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। फिर शिवानी याद करने लगी कैसे अयान ने उसे शादी करने के लिए बोला। फ्लैशबैक। अयान ने शिवानी को छोड़ा, तभी शिवानी का फोन रिंग हुआ। शिवानी ने फोन उठाया तो उधर से कुछ बोला गया जिसे सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। फिर शिवानी ने फोन कट किया और अयान को देखकर बोली, तुमने हमारा अनाथ आश्रम खरीदा? अयान मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर शिवानी बोली, और तुमने उसे परसों तक खाली करने के ऑर्डर दिए हैं? ये सुनकर अयान डेविल स्माइल करके बोला, हाँ परसों तक मैंने उसे खाली करने का ऑर्डर दिए हैं। ये सुनकर शिवानी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है अयान। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, अम्मा कहाँ जाएंगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अयान ने तिरछा मुस्कुराते हुए शिवानी को देखा। फिर शिवानी की कमरे में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींचा और उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्यों नहीं करूंगा, जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं, और वैसे भी वह जमीन मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा तो वह उसकी मर्जी होगी कि वह उस जमीन का क्या करना चाहेगी। ये सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी और बोली, प्लीज अयान ऐसा मत करो, तुम वह जमीन मुझे भेज दो प्लीज। ये सुनकर अयान ने शिवानी को देखा और बोला, देखो तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे नहीं तो। ये सुनकर शिवानी अयान को बीच में टोकते हुए बोली, मैं पैसे लेकर आऊंगी ना, पर प्लीज तुम उस जमीन को मुझे दे दो। ये सुनकर अयान ने शिवानी को छोड़ दिया और बोला, पर क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूं? वह मैं अपनी वाइफ को दूंगा। ये सुनकर शिवानी की आंखों से बेहिसाब से आंसू बहने लगे, क्योंकि शिवानी का बचपन वही बीता था तो वह कैसे उस आश्रम के बच्चों को बिखरने देते आई। तभी अयान शिवानी को देखकर बोला, वैसे मेरे पास एक रास्ता है। ये सुनकर शिवानी ने अयान को देखा और बोली, कैसा रास्ता, तुम बोलो मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर अयान ने शिवानी को देखा और बोला, शादी कर लो मुझसे, मेरी बन जाओ, जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो वह जमीन खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी और बोली, तुम पागल हो अयान, शादी ऐसे नहीं होती है। ये सुनकर अयान ने शिवानी को दोबारा अपने करीब खींचा और उसके चेहरे को एकदम जुनून से देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता शादी कैसे होती है, पर मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ।
बस मेरी बन जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम तुम्हारा नाम के साथ जुड़ जाए। जब मुझे पता होगा कि तुम मेरी ही हो तो मुझे सुकून मिलेगा। ये सुनकर शिवानी अपनी नम आंखों से अयान को देखने लगी। तभी अयान पीछे हटकर बोला, देख लो, फैसला तुम्हारा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सुनकर शिवानी ने अयान को देखा और बोली, बोलो कहाँ साइन करने हैं। ये सुनकर अयान ने तिरछा मुस्कुराकर शिवानी को देखा और फिर शिवानी के सामने कुछ पेपर्स कर दिए। तो शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। फिर नाम आंखों से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। शिवानी ने जैसे ही पेपर पर साइन किए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फ्लैशबैक खत्म। शिवानी ने अपने आंसू साफ किए और बोली, तुमने ठीक नहीं किया अयान, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। एपिसोड 180। तब क्या होगा जब हम एक दूसरे उलझ जाएंगे, तूफान का आना। अब आगे। वंशिका का कमरा। वंशिका अपने उलझे हुए बालों को संवार रही थी, क्योंकि उसके बाल हवा के कारण बहुत उलझ गए थे। वंशिका को 1 घंटा लग गया अपने बालों को सुलझाने में। 1 घंटे बाद की मशक्कत के बाद वंशिका के बाद सूझे तो वह थक हार कर बेड पर बैठ गई और ईशान को कोसते हुए बोली, इस चिलगोजे की वजह से मेरे बाल कितने उलझ गए हैं। बदतमीज इंसान ऐसी भी कोई जगह चुनता है क्या। तभी वंशिका के फोन पर मैसेज की आवाज आई। तो वांशिक ने फोन को देखा तो पाया कि वो ईशान का मैसेज था। वंशिका मैसेज को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बेबी रिलैक्स, अभी तो सिर्फ बाल उलझे और तुम इतनी तड़प रही हो। तब क्या होगा जब हम एक दूसरे उलझ जाएंगे। वैसे अब इन सब चीजों की आदत डाल लो, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ हटके होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये पढ़कर वंशिका ने फोन को घूरा और गुस्से से बोली, तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी चिलगोजे। तभी उधर से मैसेज आया। वंशिका ने उसे पढ़ा, अगर तुम मेरे मुंह को तोड़ने के बारे में सोच रही हो तो उसके लिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। फिर दोनों मिलकर एक दूसरे का मुंह तोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये पढ़कर तो वंशिका ने फोन को स्विच ऑफ किया और बेड पर लेट गई। वैसे चिलगोजा इतना भी बुरा नहीं है। इतने टाइम बाद मैं उससे मिली, उससे इतना दूर रही और एक बार भी उसे से मिलने नहीं गई। तब भी कितना करता है मेरा। पर हाँ, बेशक थोड़े जुनूनी है, पर फिर भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। फिर वंशिका खुद से ही ईशान के बारे में सोचने लगी और खुद से बोली। उद्धरण चिन्ह। वंशिका इसी तरह उसके बारे में सोचते हुए मुस्कुराते हुए सो गई। रात का समय। सिया का कमरा। सिया आराम से अपने कमरे में सो रही थी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में है। यह महसूस कर सिया उठी, तो उसकी नजरें अपने कमरे में रखे हुए सोफे पर चली गई, जिस पर कोई शख्स बैठा हुआ था। ये देखकर सिया डरने लगी। फिर सिया ने अपने ऊपर से कंबल हटाया और उस शख्स की तरफ बढ़ते हुए बोली, कौन हो तुम और तुम कमरे में कैसे आए। ये सब सुनकर सामने बैठा शख्स तिरछा मुस्कुराने लगा और एकदम सर्द आवाज बाद में बोला, स्वीट हार्ट। सिया ने जैसे ये सुना तो वह लड़खड़ाने को हुई, पर फिर सिया ने बैग का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और धीमे धीमे करके आगे आने लगी। सिया ने जैसे ही उस शख्स का चेहरा देखा और धीमे से बोली, राघव। जी सही, सामने कोई नहीं, राघव था, जो एकदम शैतानी अंदाज में बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ सोफे पर फैले हुए थे और वह एकटक सिया को देख रहा था। फिर राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को एक साइड करके सिया को देखने लगा। यह महसूस कर सिया जैसे ही राघव के पास जाकर उसे छूने को हुई। उससे पहले ही सिया ने राघव की आंखों में देखा, तो उसे आज राघव कुछ अलग नजर आया। तो सिया ने अपने हाथ को नीचे कर लिया और अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर राघव ने आगे बढ़कर सिया की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींच लिया और बोला, स्वीट हार्ट, कहाँ जा रही हो। इतने दिनों बाद आया हूं तो इस तरह अपने पति का वेलकम करोगी। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो नम आवाज में बोली, आपको अब याद आ रहा है कि आपकी कोई पत्नी भी है। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया और फिर सिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर सिया ने राघव को कसकर धक्का दिया और बोली,
और इतने साल आप उसकी वजह बने हैं। वह क्या है? आपने मुझे धोखा दिया राघव। आपने मेरे पापा और अपने पापा को अपने पास छुपा के रखा क्यों? उन्हें टॉर्चर किया क्यों? उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर राघव देवल स्माइल करने लगा और सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, स्वीट हार्ट मेरे पास आओ। अगर मैं करीब आया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहले ही मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को गुस्से से देखा और चिल्लाती हुई बोली, क्यों आपको पहले नहीं पता था कि आप मुझसे दूर रहेंगे तो आप तड़पेंगे? पर इन सब का क्या फायदा है? मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई है राघव। तो अब मैं आपके हाथों से बेवकूफ नहीं बनूंगी। ये सुनकर राघव ने गहरी नजरों से सिया को देखा और फिर एकदम सनक भरी आवाज में बोला, उन्हें तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे। उन्हें मेरे जुनून का अंदाजा हो गया था कि मैं अपने जुनून में कुछ भी कर सकता हूँ। वह मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे स्वीटहार्ट, तो कैसे उन्हें तुम्हारे पास आने देता? ये सुनकर सिया नम आंखों से राघव को देखने लगी, फिर धीमे से चलकर राघव के पास आई और उसके चेहरे को हाथ में भरकर बोली, आप मुझे बोलकर तो देखते राघव। खुद को आपको सौंप दिया था ना। दूर नहीं जाती मैं आपसे, एक बार विश्वास करके तो देखते। ये सुनकर राघव देवल स्माइल करने लगा। तो सिया राघव को हैरानी से देखने लगी। तो राघव एक सनक भरे लहजे में बोला, पर तुम मुझसे दूर हुई स्वीटहार्ट तो अब सब मरेंगे स्वीटहार्ट, जिन्होंने भी मुझे तुमसे दूर किया सब मरेंगे, चाहे फिर वह कोई भी हो। सिया के लिए राघव का पागलपन सहना उसके आपे से बाहर हो रहा था। अब वह डर रही थी। तभी अचानक बाहर से धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाज आई। ये सुनकर सिया वही जम गई। वहीं राघव सिया को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। सिया आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राघव ने सिया को अपनी बाहों में पकड़ा और बोला, अब तुम मेरे कैद में रहोगी स्वीटहार्ट, वह भी हमेशा के लिए। ये सुनकर सिया ने राघव को जोरदार धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर आई और हाल में जैसे ही देखा तो उसकी चीख ही निकल गई, क्योंकि हाल में उसके पापा राजीव जी, वंशिका, कशिश, शिवम, माही, शिवानी सब मरे हुए पड़े थे। सभी गोलियों से भुने जा चुके थे। यह नजारा देखकर सिया जोर से चीखी नहीं, पर तभी सिया की आंखें खुल गई। सिया ने देखा कि वह अपने कमरे में है और बेड पर लेटी हुई है। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। सिया ने टाइम देखा कि सुबह के 6 बजे बज रहे हैं। ये देखकर सिया ने खुद के माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया और खुद से बोली, नहीं मैं किसी को नहीं खो सकती। अब वहां जाकर ही शायद कुछ पता लगेगा। इतना कहकर सिया वॉशरूम में जाने लगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर सिया ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर जाकर दरवाजा खोल दिया तो देखा वंशिका, कशिश और शिवानी और माही और शिवम पांचों वहां खड़े थे। उन्हें एक साथ देखकर सिया कंफ्यूजन से देखने लगी। तो पांचों कमरा के अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। तभी शिवम बोला, हम तुमसे स्टडी रूम में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर सिया ने पांचों को देखा और बोली, ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ 2 मिनट हाथ मुंह धोकर। इतना सुनकर वह पांचों स्टडी रूम की तरफ चले गई। तो सिया भी फ्रेश होने के लिए वहां से वॉशरूम से चली गई। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम में सिया स्टडी रूम में आई तो देखा पांचों अपनी जगह पर बैठे हुए थे। पांचों के चेहरे पर चिंता थी। ये देखकर सिया आगे आई और सोफे पर बैठकर बोली, क्या हुआ, तुम सबको इतनी चिंता में क्यों हो? ये सुनकर वह पांचों ने नजर उठाकर सिया को देखा। फिर कशिश अपनी जगह से उठी और सिया के करीब आकर बैठ गई और बोली, सिया तुम सच में वहां जाना चाहती हूँ? वहां बहुत खतरा होगा और ऊपर से तुम्हारी यह हालत। ये सुनकर सिया ने कशिश को देखा तो शिवम बोला, हम जानते हैं सिया तुम बहादुर हो, पर अब तुम्हारा 6वां महीना चल रहा है। इस तरह तुम अपने बच्चों की जान को भी खतरे में डालोगी। तभी वंशिका खड़ी होकर बोली, तुम हमें भेज दो ना सिया वहां पर। हम सब वहां जाकर अच्छे से सब कुछ पता कर लेंगे। ये सुनकर सिया ने उन्हें देखा और बोली, नहीं मुझे वहां खुद जाना होगा, और रही बात मेरे बच्चे की। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहकर सिया ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, इसकी किस्मत ये खुद तय करेगा, और वैसे भी अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम पांचों हो ना। जहाँ चार चार मासिया हो और एक इतना प्यारा मामा हो, वहाँ किसी को कुछ हो सकता है क्या? ये सुनकर पांचों हैरानी से सिया को देखने लगे। तो सिया खड़े होकर बोली, मेरे सपने बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों हो रहा है। शायद ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हो रहा है। रही बात जाने की, तो अब मैं सब कुछ साफ करना चाहती हूँ, वरना इसी तरह चिंता में रहने से मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सिया चुप हो गई। तभी माही बोली, पर सिया, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? माही की बात सुनकर सिया बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि घर में कैमरे लगे हुए होंगे और इस कमरे को मैंने अच्छे से चेक करवाया था, इसलिए मैंने तुम सबको बाहर बोलने के लिए भी मना किया था। उद्धरण चिन्ह। तभी वंशिका बोली, सिया, एक बार तुम राघव से बात करके तो देखो। ये सुनकर सिया ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, अब बात नहीं होगी, अब बस सच्चाई सामने आएगी कि गलत मैं हूँ या राघव। अगर मैं गलत हुई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, और अगर राघव गलत हुआ तो जीते जी मर जाऊंगी। ये सुनकर अब पांचों को ही टेंशन होने लगी। तभी सिया कशिश के पास आई और बोली, जब मेरे पास इतनी अच्छी डॉक्टर है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर कशिश चिंता से बोली, पर सिया, मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये सुनकर सिया शांत भाव से बोली, कोई नहीं, वह वक्त तय करेगा, पर फिलहाल तो मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो मुझे उस ऊपर वाले ने दिया है। आज उसकी रहमो कर्मों के कारण से ही आज मैं इस खूबसूरत एहसास को जी रही हूँ। इतना कहकर सिया चुप हो गई और फिर सभी की तरफ देखकर बोली, और तुम चिंता मत करो, मैं खुद को भी कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चे को सबसे पहले होगा और वह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सभी सिया को देखने लगे और सभी ने उठकर सिया को गले लगा लिया। तो सिया ने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, अब इमोशनल ड्रामा मत करो, हमें समय से निकलना भी है। इतना कहकर सिया वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। तो बाकी भी अपने कमरे में चले गए। फिर सिया तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि देशराज जी और राजीव जी और देवराज जी वहां थे। जब उन पांचों ने ये देखा तो वह कंफ्यूजन से सिया को देखने लगी। तो सिया ने सभी को देखा, फिर बोली, चलो। इतना कहकर सिया बाहर चली गई। तो देशराज जी, राजीव जी और देवराज जी भी तीनों बाहर चले गए। तो वह पांचों ने भी एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखकर बाहर चले गए। सभी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। 9 घंटे के बाद सभी राजस्थान पहुंच चुके थे। गाड़ियां अपनी स्पीड से चल रही थी। सिया की आंखें बंद थी। सिया खुद से ही आंखें बंद किए हुए ही बोली, मुझे नहीं पता राघव आज क्या होगा, बस जो भी हो सच की जीत हो। फिर सिया ने अपनी आंखें खोली और बाहर की तरफ देखने लगी। आज राजस्थान का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। शायद किसी अनहोनी होने की अंदेशा दे रहा था। हर तरफ काले बादल थे। तूफान की आशंका जताई जा रही थी। तभी शिवम, जो कि सिया के साथ बैठा हुआ था, वह बोला, सिया, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा तूफान आएगा, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। ये सुनकर सिया ने शिवम को देखा, फिर बोली, तूफान निकल चुका है शिवम। अब तक तो राघव को भी सब कुछ पता लग चुका होगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से सब पहुंचना है बस। इतना सुनकर शिवम ने सिया को देखा, जिसके चेहरे पर चिंता साफ देखे जा सकती थी। ये देखकर शिवम ने पीछे चारों को बैठे हुए देखा तो उन चारों के चेहरे पर भी चिंता थी। कशिश अपने मन में बोली, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। वंशिका सिया को देखकर अपने मन में बोली, प्लीज भगवान जी सिया को हिम्मत देना, चाहे कुछ भी हो। माही भी सिया को देखकर अपने मन में बोली, भगवान जी, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इनके साथ कुछ भी गलत मत होने देना। अब तूफान उठ चुका था। देखना यह था कि अब आगे क्या होना था। क्या सिया का सपना पूरा होने वाला होगा? क्या राघव का जुनून खूनी तबाही लाएगा?
मोहब्बत और जुनून की जंग में कौन जीतेगा, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।